और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता मेरा कैसे हो गया, बस हो गया। पहले ये बात बता दूं मैं कि अगर आपको पेपर 1 में 30 क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको मैथ सही करनी पड़ेगी। अगर आपको ये पता नहीं है कि क्या छोड़ना है तो आप सब कुछ पढ़ते रहेंगे और एग्जाम की डेट आ जाएगी, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, दोबारा पढ़ते रहेंगे, दोबारा क्लियर नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने एक ऐसे गेस्ट को लेकर के आए हैं जिन्होंने केवल कुछ ही समय की तैयारी में जेआरएफ निकाल लिया। यानी एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने जेआरएफ क्लियर किया है। नॉर्मली लोगों को एमए पास करने के बाद उनका जेआरएफ निकलता है, परंतु उन्होंने केवल फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जेआरएफ निकाल लिया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने इस उपलब्धि को किस तरीके से प्राप्त किया, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और मिलिए हमारे आज के गेस्ट प्रीतम जी से। जी नमस्कार। तो बहुत ही सिंपल सा लोग यहाँ पर आए हैं केवल एक ही चीज जानने के लिए कि भाई कैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जेआरएफ निकाल लिया। लोगों का 2-2 3-3 साल तैयारी करते हैं फिर भी नहीं निकलता, नेट नहीं हो रहा, आपने केवल फर्स्ट सेमेस्टर में जेआरएफ निकाल लिया। तो बस क्या रणनीति रही थी और जिससे लगता है कि आपका निकल गया बस? जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपके इस चैनल पर बुलाने के लिए, और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता मेरा कैसे हो गया, बस हो गया। जिनका निकलता है वो यही कहते हैं मुझे पता ही नहीं है कैसे निकल गया। नहीं, जिस दिन मैं एग्ज़ाम दे के आया था उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नेट भी नहीं होगा, लेकिन जितनी तैयारी थी उसके हिसाब से लग रहा था कि ठीक ठाक हो गया। तो मेरे पास साथ दोनों पहलू थे कि होगा नहीं होगा, तो मैंने चिंता करनी छोड़ दी थी। लेकिन जिस दिन आंसर की आई थी उस दिन मेरे 92 क्वेश्चंस सही थे, तो लग रहा था कि चांसेस हैं, हो सकता है। उसके बाद का आपको पता है। वैसे देखा जाए नॉर्मली जब भी पेपर कठिन आता है तो जैसा उन्होंने एक्सेप्ट किया होता है कि पेपर इस तरीके का आएगा, पर उससे बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाता है, जो कि इस बार ऐसा हुआ था। लोगों ने जैसे सोचा था उससे काफी ज्यादा टफ आया था। तो उस चीज से कैसे डील किया? डर नहीं लगा कि यार इतनी तैयारी करी है तब मुश्किल पेपर आ गया, कैसे होगा? नहीं, अगर मेरी जर्नी की बात करूं तो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तक मेरा कोई इरादा नहीं था कि मुझे ये एग्ज़ाम देनी है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ही था। क्यों इतनी हाँ, टेंशन ले इतना? मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सोच रखा था कि एमए के लास्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम देंगे और निकाल लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त हैं, रूममेट्स हैं, श्रवण और राजेश, वो लोग ये एग्ज़ाम दे रहे थे और उन लोगों ने मुझे बोला कि एग्ज़ाम देने में क्या जा रहा है, एग्ज़ाम दे लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो मैंने उनके साथ मिलकर 2 अक्टूबर को फॉर्म फिल कर दिया। बाद में तैयारी शुरू की नहीं। 15 अक्टूबर के आसपास मुझे लगा कि अगर फॉर्म फिल किया है, एग्ज़ाम है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। तो 15 अक्टूबर को मैंने मेरा सिलेबस डाउनलोड किया, क्या क्या आता है, पेपर 1 पेपर 2, और 5 दिन इस बात में निकाल दिए कि एनालिसिस कैसे करना है, मतलब जो PIQ हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट है कि जो पढ़ना है उससे ज़्यादा हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। तो मैंने 4-5 दिन इस चीज़ में लगाई और मैंने ये निकाला कि पेपर 1 इम्पोर्टेंट है। इसमें पेपर 1 डिसाइड कर रहा है कि आपका एग्जाम कैसा जाएगा। अगर आप UGC नेट किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो आपका पेपर 1 बहुत अच्छा होना चाहिए। पेपर 1 तो मैंने पेपर 1 की स्ट्रेटजी बनाई, फिर पेपर 2 की बनाई। मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि तैयारी करने का कुछ प्लान था नहीं और समय भी बहुत कम था, तो इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस उसको फिर कवर कैसे किया? और जिस तरीके से आपने कवर किया है वो एक तरीके से सफल हुआ है, तो वो क्या था वो तरीका? 2 महीने के अंदर आपने कैसे पेपर 1 पेपर 2 कैसे तैयार किया, कैसे पढ़ा? देखिए सिलेबस तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है वही। और हिंदी की बात करें तो हिंदी का वैसे भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, अन्य गद्य विधाएँ, ये मिलाकर अगर इनको पढ़ना शुरू कर दिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी लग सकती है। इतनी मोटी किताबें यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर आपको ये पता नहीं है कि क्या छोड़ना है तो आप सब कुछ पढ़ते रहेंगे और एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, दोबारा पढ़ते रहेंगे, दोबारा क्लियर नहीं होगा। क्योंकि छोड़ना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। UGC नेट में अगर आपको JRF पास करना है तो पेपर 1 में 60%, पेपर 2 में 60%, बहुत ज़्यादा अंक होते हैं। इस बार अगर पेपर 1 की बात करें तो 60% मतलब 30 नंबर। मेरे 50 में से 30 क्वेश्चन सही हुए हैं, मतलब 60 अंक आए हैं, 100 में से 60% हो गए। और इससे ऊपर मुश्किल से सही होते हैं,
इसके ऊपर सही हो रहे हैं तो मतलब आप अच्छी तैयारी है आपकी, इतने ही सही करने हैं आपको। पेपर 2 में मेरे सही हुए थे 100 में से 61 क्वेश्चन, 61 या 62 थे शायद, मतलब 60% वहाँ थे। ऊपर के जो 40 क्वेश्चन हैं वो आपको छोड़ने हैं। आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बधाई है आपको, नहीं आते तो छोड़ दो। 60 क्वेश्चन सही करो, JRF हो जाएगा। JRF हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन कैसे होगा कि हमें कौन सा वाला छोड़ना है, ये कैसे पता चलेगा, और कौन सा अटेम्प्ट करना है? ये हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग रणनीति होती है। जैसे किसी का हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छा है, किसी का हिंदी भाषा अच्छा है, किसी का उपन्यास वाला खंड अच्छा है, किसी का अन्य गद्य विद्यालय वाला अच्छा है। तो मेरा यह था कि मेरा हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, हिंदी भाषा, ये मेरा बहुत अच्छा था। इसकी वजह यह है कि मैंने CUT PG की तैयारी की थी और वहाँ पर मेरा हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। तो मुझे पता था कि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं वो अच्छे से हैंडल कर लूँगा, वो सही होगा। तो मैंने उस पर फोकस किया और मेरे पास 2 महीने से भी कम समय था। आई थिंक मेरे पास 40 से 45 दिन थे तैयारी करने के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आज उपन्यास लेके बैठा, नाटक लेके बैठा, तब तो हो जाना था। तो नहीं होगा। तो मैंने उनके लिए एक अलग बनाया जुगाड़ कि पढ़ना नहीं है इनको, बस समझना है, इनसे क्वेश्चन आएगा वो सही करना है, वो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए अपना, बस। तो वो कैसे किया फिर, क्या सोचा उसके लिए? उसके लिए यूट्यूब से क्या समरी देखी थी उन सब? हाँ, यानी समझा था कि उसके अंदर क्या है। मैंने जो मॉक टेस्ट लगाए थे, PYQ सोल्व किए थे, हाँ, उनमें ये देखा था कि मैंने वहाँ से क्वेश्चन आते हैं 2 प्रकार के। पहले कॉन्सेप्चुअल, मतलब उनकी समझ होनी चाहिए, किसने क्या बोला या कौन ऐसी बात कौन बोल सकता है, कौन सा चरित्र ऐसी बात कर सकता है। दूसरी बात तथ्यात्मक जानकारी, मतलब जिस उपन्यास का कोई लेखक है उसके जीवन में क्या क्या हुआ, उसने कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन कौन से उपहार उसको मिले, और उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कब उसके जीवन में कौन सी घटना कब घटी, ये लेखक के बारे में। उपन्यास के बारे में तथ्यात्मक जानकारी कि इस उपन्यास में कौन कौन से चरित्र हैं, कौन से चरित्र का क्या संबंध है, कौन किसको क्या बोल रहा है, यह कथन किसका हो सकता है, ये। और तीसरी तथ्यात्मक जानकारी में यह बात आती है कि इस उपन्यास के बारे में आलोचकों ने क्या आलोचना की है, किसने इसको अच्छा कहा है, किसने बुरा कहा है, किसने त्रासदी कहा है। तो ये बातें मुझे यूट्यूब से मिल जाती थी। अगर मैं वो पढ़ूंगा उपन्यास तो मुझे कम से कम 5 दिन एक उपन्यास पढ़ने में, फिर उसको दोबारा याद करने में 5 दिन, 10 दिन हो गए, 10 दिन एक उपन्यास पर मुझे लगाने पड़ते। इससे अच्छा मैं 2 घंटे लगाकर उसकी समरी याद कर लूँ, उसके जो तथ्य हैं वो याद कर लूँ, रिविजन करता रहूँगा बस। और इनसे अलग क्वेश्चन आता नहीं है और आया भी नहीं है, और इससे काम बन भी गया। और जो कहानी थी वो तो पढ़ ली होगी सारी? कहानियाँ भी मैंने सारी नहीं पढ़ी थी। कितनी छोड़ी थी? कहानियाँ शायद 21 कहानियाँ हैं, उनमें से मैंने 15 या 16 कहानियाँ पढ़ी थी। अच्छा, बाकी का वैसे देख के समझ वैसे यूट्यूब से, और मेरे जो दोस्त तैयारी कर रहे थे, हाँ। उनको पूछ लिया कि इसमें क्या क्या आ सकता है, इसकी समरी क्या है, थोड़ा समझा दो। उन लोगों ने समझा दिया, मतलब मूल संवेदना समझ ली कि इसके अंदर क्या है और किस तरीके के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लिया। हाँ। उस हिसाब से उसके सिर्फ उसी पार्ट को तैयार कर लिया जी। ठीक, ये तो पेपर 2 की बात थी। पर पेपर 2 में एक 10वीं यूनिट है, वहाँ का भी हाँ अन्य गतिविधि, उसको कैसे देखा था? उसको भी ये सेम था, यानी मेरा यह था कि मेरी शुरुआत की 4 यूनिट जो है हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय काव्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि, ये 4 यूनिट मेरी बहुत अच्छी थी। दृष्टि से किया था सब कुछ। हाँ, पेपर 2 के लिए मैंने 2 सोर्स फॉलो किए हैं, दृष्टि और अपना यूट्यूब और तीसरा PYQ। ठीक है, PYQ पे बात आऊंगा मैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है, वहीं से पता लगता है क्या पूछेगा, उस पर अलग से बात करेंगे हम। तो मेरे 3 सोर्स थे मेन इम्पोर्टेंट। दृष्टि पढ़ी थी, क्योंकि ये है कि पढ़ने को तो आप अनेक किताबें पढ़ सकते हैं, पढ़ने को तो आप अनेक किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं होता ना। अगर आपको नेट JRF की एग्ज़ाम पास करनी है तो आपके पास 2 महीने में हो जाता ही है, अगर आपकी अप्रोच सही है, रणनीति सही है। तो मैंने दृष्टि देखा। दृष्टि लेने का एक बेनिफिट और था कि मैंने CUT में पहले पढ़ रखा था इसको, तो मुझे केवल रिवीजन करना था सिर्फ, तो वहाँ से ये अच्छे से हो जाता। बाद में आती है 5 यूनिट हिंदी कविता। तो ये 4 जो यूनिट थी वो पहले से ही कवर थी, और मैंने रिवीजन कर लिया, और बाकी की बची 6 बची। उनमें 5 यूनिट आती है हिंदी कविता। हाँ, वो बड़ा ही डराता है लोगों को, वो बहुत बड़ा है और उसको आपको ऐसे तैयार नहीं करना। मुझे नहीं लगता कोई इसे 2 महीने में भी कवर कर पाएगा पूरा। नहीं, वो नहीं होगा कवर, नहीं होगा ना, बहुत बड़ा है।
लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 6 आ जाते हैं, 7 आ जाते हैं, लेकिन उनमें से 3-4 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल, उसी तरह रणनीति से। जी। तो बाकी के फिर कैसे किए? फिर आता है हिंदी उपन्यास, हाँ, उसका मैंने बता बता दिया। यूट्यूब से समरी। हिंदी कहानी का भी यही था, वैसे ही था। 15-16 कहानियाँ पढ़ी, बाकी की दोस्तों से पूछ ली या यूट्यूब से कर लिया। फिर हिंदी नाटक और हिंदी अन्य गद्य विधाएं, हाँ, ये कैसे किया? ये 2 चैनल हैं यूट्यूब पर, हाँ, हिंदी विद ऋचा और अनुराज हिंदी एकेडमी। इनके पास पूरी समरी है, तथ्यांत्मक जानकारी है। जो PYQ हैं उनका इन लोगों ने सॉल्यूशन दे रखा है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हैंडल करना होता है, तो वहाँ से बेनिफिट मिला मुझे। तो इस तरीके से पेपर 2 आपने करा 2 तैयार। हाँ। तभी 2 महीने में हो भी गया। वरना नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक एक चीज को पढ़ रहे होते हैं बिना ये देखे कि पूछ क्या रहा है, और फिर वो भूल भी जाते हैं, फिर वहां पर वो बनते भी नहीं है। तो इसलिए निकालने वाले 2 महीने की तैयारी में भी निकाल लेते हैं, और ना निकालने वाले काफी ज्यादा समय भी उन्हें लग जाता है। आपको पहले ये देखना है कि आपका कौन सा पोर्शन अच्छा है। ये नहीं कि आपने सिलेबस डाउनलोड किया और बुक लेके बैठ गए कि पूरा पढ़ूंगा A to Z तक, नहीं होगा भाई। जो पोर्शन अच्छा है पहले उसको क्लियर करना एंड तुम्हें पता है कि तेरा हिंदी साहित्य अच्छा है या उपन्यास अच्छा है, चाहिए। सबको मालूम होता है। मेरा उपन्यास वाला खंड बहुत खराब था, क्योंकि मेरे से नहीं पढ़ा जाता इतना ज़्यादा सीधी बात है। तो मेरे हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छा था, तथ्यात्मक जानकारी अच्छी थी हिंदी साहित्य की, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। तो मैंने यही किया था कि जो मेरा पोर्शन अच्छा था उसको पहले पढ़ लिया। इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन आए थे वैसे इस बार? नहीं, बहुत कम आए थे ना? बहुत कम आए थे, लेकिन इतिहास के कारण मेरे जो उपन्यास से क्वेश्चन आए थे वो सही हो गए। कैसे? क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ोगे हाँ, तो जो प्रेमचंद ने या प्रसाद ने कोई उपन्यास लिखा है, ठीक। तो उसके बारे में जानकारी दी हुई वहाँ पर, हाँ, और टेक्स्ट में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जानकारी है। तो यहाँ से तो आपका अपने आप हो रहा है, कवर हो रहा है। और दोनों अगर मैच करके पढ़ोगे तो आपके सही हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आ रहे हम सबसे खतरनाक पेपर जिसे कहते हैं पेपर 1, जिसका नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि कैसे करें तैयारी, क्योंकि वहां पर सिलेबस दे तो रखा है, पर ये फिक्स नहीं कि मतलब कैसे तैयारी करे और कहाँ से पूछेगा, कुछ भी वहां पर वो अनिश्चित है पूरा पेपर ही। हाँ, ये है। तो वो कैसे हुआ? देखो, पेपर 2 के लिए तो आपके पास बुक है, गाइड है, दृष्टि, वही, और ये हमें मालूम है कि वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं अगर हम ढंग से पढ़ाई करें तो, ठीक है। लेकिन पेपर 1 के लिए कोई किताब डिफाइन नहीं है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी समस्या। हमें मालूम नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन सिलेबस देखें और PYQ देखें तो हम ये देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सरल है। अगर सिलेबस की बात करें तो पहली यूनिट आती है DI। DI होती है, मैथ होती है, रीजनिंग होती है और कॉम्प्रिहेंशन होता है। इनके 5-5 क्वेश्चन आते हैं। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, और 10 यूनिट है तो 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से 60% मतलब 30 क्वेश्चन सही करने हैं आपको, इतनी ही कट ऑफ बनती है। पर ऐसा भी तो मैंने देखा था इसमें कि अगर 10 यूनिट है ना, तो उसमें 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन ही, उससे ज्यादा भी पूछ ले रहे हैं, किसी से बहुत कम पूछ रहे हैं। नहीं, पेपर 1 में ये बहुत कम होता है। पेपर 1 बहुत कम होता है। 5 आएंगे, 5-6 आ जाते हैं मतलब। एवरेज 5 है। कई बार 4 आ गए, 6 आ गए, 5 आ गए, थोड़ा बहुत ही बदलता है। लेकिन पेपर 2 में ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, किसी भी यूनिट से बढ़ जाती है? हाँ, और किसी भी यूनिट से कम हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे आज से 2 साल पहले की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ के जाओ अकेला, 50 क्वेश्चन सही कर लोगे आप। अरे 2018-19 के क्वेश्चन देखोगे हाँ। तो ऐसे होगा। लेकिन इस बार का देखोगे, कुछ भी पढ़ लो, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार। तो वहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पेपर 1 में हम कह सकते हैं कि डिफाइन है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ के 5 क्वेश्चन। और पहले ये बात बता दूं मैं कि अगर आपको पेपर 1 में 30 क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको मैथ सही करनी पड़ेगी। बिना मैथ के नहीं होगा? बिना मैथ के नहीं होगा। और ये बात मैं समझ गया था। मैंने 10वीं क्लास के बाद मैथ नहीं पढ़ी थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैथ गलत हो गई तो JRF नहीं होगा भाई। ज्यादातर लोग भागते हैं, छोड़ देते कि मैथ मुश्किल है, हटावी से करेंगे ही नहीं। गलती यही करते हैं ना, छोड़ के भागते हैं। अगर आप उसको पकड़े रखोगे तो मैथ ऐसी है कि जितना पकड़ोगे उतनी तुम्हारे हाथ में आएगी। ये बात समझ गया था मैं। तो मैंने देखा कि 1 महीना है मेरे पास, मैथ पढ़ूंगा पूरा। तो मैं रोज़ 1-2 घंटे मैथ के क्वेश्चन सोल्व करता, जितने PYQ थे वो सोल्व करता। तो मैथ, DI, रीजनिंग वहाँ से हो गया मेरा। इसके लिए कुछ यूट्यूब करा था, कुछ सोर्स दिया था क्या DI वगैरह मैथ सीखने के लिए? इसके लिए सोर्स लिया था मैंने कुमार भरत। हाँ, यूट्यूब चैनल है सर, बहुत अच्छा। हाँ, वही पढ़ा था केवल मैंने। और दूसरा था PYQ। मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के मिलाकर कम से कम 100 से 105 PYQ सोल्व किए थे। कोई टेस्ट सीरीज मतलब कहीं से ये लिया था या फिर वैसे ही डाउनलोड किया था? नहीं, मैंने ये एक ऐप आता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक, हाँ,
वहाँ से ही लिया सारी था। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करे? वहाँ पर सब कुछ है। पेड था, फ्री था? पेड था। पेड था। 300-400 रुपये लगते हैं, तो वो तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। जेआरएफ के लिए तो छोटी मोटी रकम है ये। वही तो। लेकिन वहाँ आपको ये है कि सारे PYQ मिल जाएंगे, हाँ। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शन टेस्ट मिल जाएंगे। और वहाँ अच्छी बात ये है, कोई टेस्ट देने के बाद कोई टॉपिक है उसकी पूरी समरी दे रखी है नीचे, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सारे दे रखा वहाँ पर। तो वहाँ से आपको रिवीजन भी होता रहता है, टेस्ट देते रहो, रिवीजन करते रहो, ये अच्छी बात है उनकी। बिल्कुल। तो इस तरीके से पेपर 1 आपने तैयार किया। पेपर 1 में मैं बता रहा था, मैथ सही होनी चाहिए। अगर मैथ सही होगी तो 5 क्वेश्चन मैथ के, 5 क्वेश्चन DI के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के और 5 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन के। 20 क्वेश्चन तो आपके हो गए। सही करने हैं 30, बचे 10। 6 यूनिट में से 10 क्वेश्चन सही करने हैं। उनमें से टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन और ICT। सारा सिलेबस याद। लोगों को तो पता है, वो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, उन्हें ये तक नहीं पता होता कि सिलेबस में लगा क्या है। समस्या यही तो आती है। वही तो आपको मालूम नहीं कि आपको पता है कि आपको JRF पास करना है। हाँ। आपको रास्ता नहीं पता कहाँ से जाना है, तो कैसे जाओगे? बिना सिलेबस के कैसे तैयारी कर लेते लोग, पता ही नहीं चलता, उन्हें सिलेबस तक याद नहीं होता। पहली बात तो सिलेबस याद होना चाहिए। बिल्कुल। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका क्या पोर्शन अच्छा है, क्या खराब है, किसको अच्छा करना है, किसको छोड़ना है। इतना आपको मालूम होना चाहिए तैयारी शुरू करने के थोड़े दिनों के अंदर ही। और तैयारी शुरू करो ही मत जब तक आपको मालूम नहीं है। मैंने भी यही किया था। पहले ये मैंने देखा था कि क्या क्या मुझे आता है, क्या क्या मुझे आना चाहिए, क्या क्या मुझे सही करना है। तो मैंने मैथ 5 साल से नहीं पढ़ी थी, लेकिन पढ़नी पड़ी। और मेरे मैथ के सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, DI पूरी सही हुई है, रीजनिंग पूरी सही हुई है, कॉम्प्रिहेंशन पूरा सही हुआ है। 20 क्वेश्चन यहाँ सही हो गए मेरे पूरे। ठीक। फिर बचे 10। हाँ। तो मेरा ICT अच्छा था, एनवायरनमेंट अच्छा था। टीचिंग और रिसर्च में मुझे कुछ नहीं आता है। आज भी कुछ नहीं आता है, लेकिन तुक्के से थोड़े बहुत कुछ हो गए हैं। बिल्कुल। उससे तो मैंने सुना, उससे थोड़ा आसान क्वेश्चन आते हैं, तुक्के मार तो लग जाता है। हाँ, एंड कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस। एक बात इंपॉर्टेंट है, बताने भूल गया मैं। अगर आपको UGC नेट की एग्जाम पास करनी है, 2 चीज़ें होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, कॉमन सेंस। अगर आप वहाँ जाके पेपर दे के डर गए कि यार मेरे कुछ नहीं आता, आपको सही में कुछ नहीं आएगा। पेपर 2 हार्ड आया था, बहुत हार्ड आया था। सभी लोग ऐसा हुआ था कि नहीं आता। लेकिन मेरा ये था कि ठीक है, मेरे को नहीं आता, इसको भी नहीं आता, दोनों बराबर है। मैं मेरा अच्छा करूंगा, जितना मुझे अच्छा हो पाएगा उतना करूंगा। और यही होना चाहिए, चाहे तैयारी करते हो चाहे पेपर देते हो, दोनों टाइम अपना अच्छा दो, अपना बेस्ट। बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पढ़ लेता, यहाँ तैयारी कर लेता, इस दिन मज़ा नहीं करता, इस दिन बाहर नहीं जाता, तो आज मेरा हो जाता। इससे अच्छा है कि जितना पढ़ा है वहाँ बेस्ट देने की कोशिश करो। जो किया है वो संतुष्ट रहो कि हाँ मैंने अच्छा किया मेरा। और ये मैंने सोच के वहाँ बैठा था। और आपकी तैयारी होती है 2 जगह। पहली तो वहाँ जहाँ आप अपनी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी वहाँ जहाँ आप पेपर दे रहे हैं, एग्जाम हॉल के अंदर। एग्जाम हॉल की पूरी बात होनी चाहिए, वो उसके लिए भी सही है। अब बात छेड़ दिया तो पता लगना चाहिए एग्जाम हॉल में क्या कैसा रहता है। एग्जाम हॉल की अलग से रणनीति बननी चाहिए। बिल्कुल। और मैंने ये हम दोस्त थे, हमारा ग्रुप था, हमने ये बना ली थी। हाँ। और उस कारण मेरे दोस्तों में कईयों का नेट हुआ है, कईयों को हुआ है, कईयों को JRF हुआ है। आएंगे वो भी आएंगे। तो पहले एग्जाम हॉल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम हॉल में यह था कि 3 घंटे मिलते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर 1 में आपके 30 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो JRF होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पेपर 2 में आप 65 के ऊपर जाना थोड़ी सी मुश्किल बात है। 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी ठीक है तो, लेकिन 65 से ऊपर जाना बहुत यानी मुश्किल बात है। तो पेपर 1 में ही लेना पड़ेगा उन्हें। पेपर 1 आपको करना पड़ेगा, चाहे मैथ कमज़ोर हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको सही करना पड़ेगा। तो मैंने ये सोच लिया था। मैंने देखा था कि 3 घंटे मिलते हैं, शुरुआत का 1 घंटा पेपर 1 करूँगा, पेपर 2 खोलूँगा भी नहीं, और 1 घंटे के बाद पेपर 1 खोलूँगा भी नहीं। 1 घंटे में पेपर 1 करना है और 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और लोग ये गलती करते हैं कि वो DI सबसे लास्ट में करते हैं। लास्ट में टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि एक तो आपका दिमाग खराब हो चुका होता है एग्जाम देखकर। हाँ। इतना खराब आ गया तो वैसे भी दिमाग नहीं चलता आपका, उससे अच्छा DI पहले ही बना लो आप। तो मैंने ये किया था कि शुरुआत के 15 मिनट हाईएस्ट DI में दूंगा, चाहे कितनी भी हार्ड आ जाए, DI बनानी है। 15 मिनट में नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा। लेकिन DI बहुत सरल आई थी, 5 मिनट में बन गई थी, तो ठीक है।
और 1 घंटे में मैंने पेपर 1 कर लिया था पूरा, मतलब 1 घंटे नहीं 45 मिनट में हो गया था मेरा 50 के 50 टिक कर दिए थे मतलब। हाँ, और मुझे पता था कि 35 से 35 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे, तो मैं आत्मविश्वास आ गया था मेरे अंदर। पेपर 1 का चलो एक पेपर 1 तो हो गया। पेपर 2 पर आए, हाँ। शुरुआत के 10 क्वेश्चन गलत। पेपर 2 में शुरुआत के 10 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, मतलब 10 तो नहीं हुए लेकिन 6-7 गलत हुए हैं 10 में से। ठीक। तो मैंने देखा यार ये तो बहुत खराब काम हो गया। फिर मैंने आसपास देखा, इसका भी खराब हो रहा है इसका भी खराब हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, अपने ही खराब नहीं हो रहा, सबका खराब जा रहा है, मतलब पेपर ही खराब आया। पेपर ही खराब आया। तो मैंने देखा ठीक है, 2 मिनट रेस्ट किया, पानी वानी पिया, हाँ। फिर दोबारा बैठा। हाँ। मैंने 1 घंटे में पेपर 2 कर लिया, मतलब 2 घंटे 10 मिनट में मेरा पूरा पेपर हो गया। अरे वाह। मेरे पास 50 मिनट थे, आराम से सोया हूँ। कोई मुझे बताता है कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है कि आपको क्वेश्चन दूसरी बार नहीं देखना है। अच्छा। मतलब पहली बार कर दिया तो कर दिया। मेरा तो ये रहता है, CUT में मेरा भी यही था, इसलिए मेरा वहाँ पर अच्छा स्कोर आया था, और यहाँ भी यही है, दोबारा मत देखो। आपके पास टाइम कैसे बच गया 1 घंटे का? लोगों को 3 घंटे कम पड़ जाते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता, 1 घंटा पहले कैसे खत्म हो गया? ये मुझे भी नहीं पता। स्पीड से तेज थी या फिर आ रहा था, या नहीं आ रहा था तो स्पीड में छोड़े जा रहे थे? मुझे बेनिफिट मिला पहले की PYQ सोल्व करने का। हाँ। कि मुझे पता था कि कैसे सोल्व करना है, कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, अच्छा। सब कुछ पता था। PYQ, तो PYQ पे कह रहे थे अलग से बात करेंगे। हाँ, तो बात ये थी कि सिलेबस और PYQ हर एग्ज़ाम का हथियार होता है। अगर आपको सिलेबस याद है और PYQ आपको याद है, PYQ याद नहीं, आपको PYQ का एनालिसिस पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको हैंडल करना है, तो आप आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और यही मैंने किया था। टेक्स्ट बुक पर मैंने 100 से ज़्यादा PYQ सोल्व किए हैं, पेपर 1, पेपर 2, सेक्शन टेस्ट मिलाकर, सब कुछ मिलाकर, ठीक है। और अगर आप ये है कि प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप सही होंगे, अपने क्वेश्चन अपने आप सही होंगे प्रैक्टिस करने से। और प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी मालूम होगा कि कौन सा सेक्शन आपका ख़राब जा रहा है, उसको ठीक कर सकते हो आप। बिल्कुल। तो इस तरीके से फ़ायदा उठाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। सबसे इम्पोर्टेंट PYQ है। वो थोड़ा बोरिंग नहीं लगता? बोरिंग नहीं लगा मतलब कि पेपरों को देख रहे हैं हम बार बार, सिलेबस पढ़ा है नहीं पर लेकिन पेपर को क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो बोरी इतनी आती कि क्या कर रहा हूँ मैं ये? नहीं, वैसे नहीं देखना ना, आपको हर काम को मज़ेदार बनाना है, मज़ेदार बनाना है। जैसे मैंने टेक्स्ट बुक ऐप पर लिया था। हाँ। वहाँ पर ऐसा है कि आप PYQ जो हैं उनको देख भी सकते हैं और उनको सोल्व भी कर सकते हैं। अच्छा। मतलब जैसे एग्ज़ाम होती है ठीक वैसे ही सोल्व कर सकते हैं। तो मैं लाइब्रेरी में बैठकर पूरा माहौल बनाकर एग्ज़ाम देता कि आज मेरा एग्ज़ाम है, आज मेरा एग्जाम है। तो वैसे मज़ा भी आता है कि देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं, बिना पढ़े बगैर कितने सही होते हैं। तो ठीक ठाक सही हो जाते तो मज़ा आ जाता कि वाह यार सही हो रहे हैं। फिर उनका एनालिसिस करता, अच्छा मेरा ये गलत हो रहा है, लिख लिया, ये पोर्शन पढ़ना है अपने को। जो क्वेश्चन एक बार गलत हो गया वो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, ये अप्रोच थी मेरी। ये आपने CUT वाले हाँ। पॉडकास्ट में भी कहा है। सेम, जो एक बार गलती हो गई वो दोबारा नहीं होनी है। तो ऐसे सुधरता गया पूरा का पूरा सुधरता मामला। गया। मगर देख लो, 100 टेस्ट लगाओगे, 100 क्वेश्चन है मान लो, एक कितने में हो 100 गए? होते हैं और वैसे 100 लगाए हैं आपने। हाँ, मतलब 1000 क्वेश्चन हो गए लगभग। हाँ 1000 मान सकते हो, 1000 के आसपास। 1000 में से अगर आपके 600 गलत हो रहे हैं, 1000 से ज्यादा हो गए ना। कितनी भी हो गई मतलब हमारी मैथ अच्छी नहीं है आप लोगों की तरह ही। मेरी बहुत खराब है कर लेंगे ठीक। ठीक है। हाँ। कितनी हो गई, मान लो 1000 हो गए, आपके 600 गलत हो रहे हैं, उनको दोबारा पढ़ लिया आपने, दोबारा सही हो गई। गलत हो रहे हैं दोबारा पढ़ लो। तो यही थी प्रीतम जी की स्ट्रैटेजी, उन्होंने आपको बता दिया, तो इन्होंने अपना समय दिया बेहतरीन हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। लोगों को भी पता लगेगा कि JRF ऐसे निकल जाता है 2 महीने में। और अगर वैसे कहा जाए तो नेट JRF 2 महीने की ही तैयारी है, अगर वो व्यक्ति पहले से पढ़ रहा हो तो। नहीं अगर नया बंदा आता है, जिस बंदे ने कभी हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा, मास्टर्स में एडमिशन लिया है, अभी CUT होता है, तो CUT में कुछ पढ़ा है उसने, कुछ तो पढ़ाई है, थोड़ी बहुत समझ विकसित हुई है उसकी हिंदी साहित्य की, ठीक है, वहाँ थोड़ा काम आ गया। और CUT मेरे बहुत काम किया है, तो मैं तो उसको कहूँगा कि CUT की तैयारी काम आती है भाई। पहले वाला आता है काम, पहले वाला काम आता है, और मेरा वही काम आता है बहुत बार। CUT में जो पहले पढ़ा था वही आया था, वो हाँ, वही काम आया था। और यहाँ भी पहले की स्मृतियाँ काम आती हैं। बिल्कुल। अगर तुम आज एग्जाम और आज कुछ पढ़ रहे हो, बिल्कुल काम नहीं आएगा वो, बिल्कुल। लिख के ले लो, काम नहीं आ रहा। और जितने भी ये बोलने वाले ने कि मेरा 2 महीने में हो जाता है, वो इसलिए ही हो पाता है क्योंकि उन लोगों ने पहले पढ़ा होता है, उनका बेस स्ट्रांग होता है, वो लोगों को बस रिवीजन करना होता है या थोड़ा बहुत देखते तो हो जाता है, इसलिए वो कहते हैं मेरा 1 महीने में निकल गया, 2 महीने में निकल गया। और अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी साहित्य ऐसा है कि जिसने 2 महीने पढ़ लिया उस बराबर है जो 5 साल से पढ़ रहा है उसके।
जो 5 साल से पढ़ रहा है उसके भी बराबर है, जो 2 महीने पढ़ रहा है वो दोनों सेम है। देख लो, हिंदी साहित्य ये है। और क्या, अभी आपने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही निकाल दिया, हमारे सीनियर्स हैं जो लगे पड़े हैं काफी टाइम से, तो हो जाता है भाई कि कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, केवल 2 महीने पढ़ा उसमें निकल गया। कह सकते हैं अप्रोच की बात है बस कि किस हाँ, तरीके यानी कि से। हर एग्जाम का एक अप्रोच होता है, एक एप्टीट्यूड होता है, एटीट्यूड होता है, उसको आपको बस समझना है, उसको समझना है और तैयारी अपनी उस हिसाब से करनी है। पहले खुद को समझो, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्या मुझे आता है। दो प्रकार के बंदे होते हैं। पहले वो जो सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, आता कुछ नहीं है। दूसरी वो जिन्हें आता सब कुछ है लेकिन उन्हें पता नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। तो आपको समझना है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आपको सब कुछ आता है तो रिवीजन करते रहो, अब कुछ नहीं आता पढ़ते रहो, आने लगेगा। कुछ लोग होते हैं जो एग्ज़ाम देकर सोचते हैं कि यार एग्ज़ाम आ गया, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं क्या करूं। तो अगर तुम ऐसे करते रहोगे, घबराते रहोगे, तो वैसे भी पढ़ाई नहीं हो रही। इससे अच्छा पढ़ लो यार, पढ़ लो, इससे अच्छा भाई। एग्ज़ाम हो जाएगा। बिल्कुल। तो घबराना नहीं है, तैयारी करनी है बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अब इसको यहीं पर ही रोकते हैं जी। अगर आपको वीडियो काम की लगी तो वीडियो को लाइक कर देना आपने, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ऐसे ही और पॉडकास्ट आप लोगों तक आते रहेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।